ओके बेटा, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफ़र, और एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हों और एनर्जी ट्रांसफ़र हो, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, 7 टाइप्स की होती है और इसकी ट्रिक भी बताएंगे याद करने की क्या ज़रूरत है, उसको कैसे याद करा जाए। इसमें सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का प्रिंसिपल, कि एक तो कंडक्शन करंट होती है और एक डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। जैसे मान लीजिए 2 कैपेसिटर प्लेट्स हैं ये, और इनको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, ये स्विच लगा दिया साथ में। अब स्विच ऑन करेंगे तो इसमें सर्किट में करंट फ्लो होगी, वो हम देख लेंगे, और ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने का मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसमें तो एयर है, यहाँ पर तो एयर है। अगर आप इसके सराउंडिंग एक सर्कल बना लें और उसे C1 कह दें, तो उसके लिए आप एम्पियर सर्किटल रूल लगा सकते हो, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस B डॉट DA इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। इसमें करंट फ्लो हो रही है, जब तक ये चार्ज नहीं हो जाता तब तक करंट फ्लो होती है, और चार्ज हो गया इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ तो एयर है। तो अगर आप यहाँ पर एक और अपनी तरफ से सर्कल एज्यूम करें तो इसमें तो करंट फ्लो हो नहीं रही, लेकिन फिर भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं। इस करंट को जो एयर में फ्लो होती है बिना वायर के, उसे डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट को ID से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है। एक बार प्रूव कर लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाकई में करंट की, मतलब दोनों साइड करंट की यूनिट्स हैं या नहीं। इसकी यूनिट तो हमें पता है एम्पियर, क्या ये भी एम्पियर में कन्वर्ट होगा, चेक कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट d phi की जगह B डॉट A लिख दिया, नहीं सॉरी E डॉट A, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, डिवाइडेड बाय dt। E डॉट A का मतलब हो गया EA cos 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेट्स की वजह से इधर है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो दोनों बीच में 0 डिग्री का एंगल है। E नॉट एप्सिलॉन नॉट d, अच्छा एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया को बाहर ले लिया, ये बच गया dE बाई dt। एप्सिलॉन नॉट A d, E की वैल्यू प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये स्टार्टिंग में जो डेरिवेशन था उसमें किया था हमने, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये dt। और सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू होती है Q बाई A। तो एप्सिलॉन नॉट A d ऑफ Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट dt। A से A कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, dQ बाई dt करंट होता है। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट आ गई हमारी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया था, ये मैक्सवेल ने दिया था, और मैक्सवेल ने ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट अपनी 4 इक्वेशंस को यूज़ करके दिया था। उसने 4 इक्वेशंस यूज़ की थी, डिस्प्लेसमेंट करंट को भी यूज़ किया था, और 4 इक्वेशंस अपनी यूज़ की थी, और उनके कंक्लूजन से उन्होंने रिजल्ट्स बनाए थे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो रिजल्ट्स हैं इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा आ गया। तो उसने जो 4 इक्वेशंस ली थी, एक तो ली थी गॉस लॉ से, E डॉट DA क्लोज पाथ इज इक्वल टू Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरी थी B डॉट DA इज म्यू नॉट IC प्लस ID, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों का ऐड कर दिया था। फिर E डॉट DL, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E डॉट DL सॉल्व करने के लिए पहले हमें यह देखना चाहिए कि एक्चुअली ये B डॉट DL है। मैक्सवेल्स का जो फॉर्मूला था उसमें B डॉट DL लिया था, म्यू नॉट, मतलब B डॉट DL की वैल्यू म्यू नॉट IC प्लस ID की इक्वल है, और E डॉट DL E इक्वल टू होता है माइनस d बाई dx, और ये होता है E, इसको वोल्टेज बोल सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब dx से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो E आता है, मतलब ये E लिखा है, पूरा का पूरा वोल्टेज लिखा है, वोल्टेज की जो है यूनिट है ये, और वोल्टेज किसके इक्वल होता है, माइनस d phi B बाई dt। वोल्टेज सॉरी डी, हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के इक्वल होता है।
तो ये जो कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट उसने कहाँ से उठाया था? फैराडे एंड लेंज लॉ से। ये गॉस लॉ से, ये खुद की इक्वेशन से बनाया उसने, ये मतलब फैराडे और लेंज लॉ से बनाया। और लास्ट में आता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, और बी डॉट डी ए की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें मालूम है अगर कोई क्लोज लूप है और उसके अंदर कोई मैग्नेट वगैरह डाल दिया तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी एंटर करेंगी, तो नेट फ्लक्स किसी भी सरफेस के लिए 0 हो जाता है। तो क्लोज सरफेस के लिए बी डॉट डी ए हमेशा 0 होता है। इसे हम एम्पियर्स का जो है मॉडिफाइड फॉर्म बोल सकते हैं, और एम्पियर मैक्सवेल्स रूल है ये। इसमें म्यू नॉट आई सी का कंसेप्ट तो एम्पियर ने दिया था, प्लस आई डी मैक्सवेल ने इसे यूज़ किया, क्योंकि यहाँ कंडक्शन करंट के अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट भी होती है। तो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी के इक्वल है ये, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके उसने 4 बेसिक कंक्लूजन दिए कि स्टैटिक चार्ज पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल मतलब चार्ज पार्टिकल अगर डायनेमिक फॉर्म में हो तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, लेकिन अगर एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो एक्सेलेरेशन से प्रोड्यूस होती हैं। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो सी के इक्वल होता है। ई बाई बी हमेशा सी के इक्वल होता है। और स्पीड ऑफ लाइट होती है 1/√, जो भी वहाँ उस मीडियम का मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर मैं सी की बात करूँगा तो सी के लिए हो जाएगा 1/√μ0 ε0। मैक्सवेल ने ये अपने थोड़े कंक्लूजन दिए थे, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। पॉइंटिंग वेक्टर वगैरह हमारे कोर्स में अब है नहीं। ये सी स्पीड ऑफ लाइट है किसी मीडियम की, किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी स्पीड से चलती है वो सी है, और सी की वैल्यू 1/√μ0 ε0 होती है। और किसी मीडियम के अंदर वैल्यू होती है 1/√μ × ε। म्यू वहाँ उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी है और ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उस मीडियम की। तो ये हमारे 4 बेसिक कंक्लूजन्स थे मैक्सवेल के। एक मैक्सवेल ने ये भी हमारा प्रिंसिपल दिया था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बताता है। मतलब किस डायरेक्शन में लाइट मूव करेगी वो ई क्रॉस बी से पता लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है, मतलब इस डायरेक्शन के अलोंग हमेशा स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी। ये डायरेक्शन भी बताई थी। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई वेव जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और ई क्रॉस बी की डायरेक्शन, ई क्रॉस बी करेंगे तो वो हमें डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मिलती है। तो इस तरह का फिगर हमें बुक में भी दे रखा है। हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड देयर यूजेस। 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इसे याद करने के इस पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और आपको स्पीड ऑफ लाइट तो सबकी सी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में कुछ दे देता है कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी है, बताइए वो कौन सी वेव है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तरीका है राम इन लीला, राम इन लीला, रामलीला। और रा का मतलब रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, सिंपल लाइट, और उसके बाद में एक्सरे और गामा रे। गामा बहुत बड़ा पहलवान था, सबसे लास्ट में आएगा। ये कैंसर थेरेपी में यूज़ होती है। बहुत लो इंटेंसिटी की गामा रेस को कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं। और एक्सरे हमारी जो है बोन्स की स्ट्रक्चर वगैरह फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। अब मान लीजिए एक हाथी है, वो बैट बॉल से खेल रहा है। ये बैट है, ये बॉल है, इससे खेल रहा है। ग्रेटर दैन, जिसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज़्यादा है वो हमारा रेडियो वेव्स है। माइक्रो, उस हाथी का 1 मिली हाथी है,
एक मिली हाथी है, छोटा हाथी। वो मिली हाथी एक नैनो कार के शोरूम में गया, वहाँ 700 नैनो कारें थी। 700 नैनो कार के शोरूम के आगे एक 400 नैनो कार का शोरूम और था। अच्छा, एक अल्ट्रा वॉयलेट इसमें बीच में रह गया, इंफ्रारेड यहाँ, अल्ट्रा वॉयलेट यहाँ, विबग्योर लिखते हैं ना, तो वॉयलेट से पहले अल्ट्रा वॉयलेट आएगा और रेड वाला जो है इसके बाद इंफ्रारेड आएगा। तो ये सिंपल लाइट की 700 से 400, अल्ट्रा वॉयलेट 400 नैनो कार के शोरूम के आगे एक कार डिस्प्ले में खड़ी थी, और गामा लास्ट में गामा आएगा, अल्ट्रा वॉयलेट, सॉरी हाँ, उस डिस्प्ले वाली कार के उसने 1000 टुकड़े कर दिए। उस पर कूद पड़ा हाथी, छोटा बच्चा, और उसने 1000 टुकड़े कर दिए। और ग्रेटर से स्टार्ट हुआ था, लेस पे ख़त्म हो जाएगा 10⁻³ नैनोमीटर। ये वेवलेंथ को अगर मान ले पूछ लेता है कि भाई इतनी वेवलेंथ, नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है। और ये सारे स्पीड ऑफ लाइट सी से चलते हैं, और सी की वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये 400 nm है। एक बार वापस बता देता हूँ। एक हाथी था, वो बैट बॉल से खेल रहा था, ग्रेटर से स्टार्ट हुआ। उस हाथी का एक मिली हाथी था, वो मिली हाथी 700 नैनो कार के शोरूम में गया। 700 नैनो कार के शोरूम के आगे एक छोटा शोरूम और था 400 नैनो कार का। उसने उस 400 नैनो कार के शोरूम के आगे एक कार डिस्प्ले में खड़ी थी, और जो कार डिस्प्ले में खड़ी थी उसके उसने 1000 टुकड़े कर दिए, और ग्रेटर से स्टार्ट हुआ था, लेस पे ख़त्म हो जाएगा। ये सब स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। बोर्ड में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आए हैं। एक बार आया कि भाई वेल्डिंग के अंदर कौन सी वेव यूज़ होती है, वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग वाले जो बंदे होते हैं वो आगे कांच लगा के देखते हैं। उसे आपने देखा होगा, ब्लैक रंग का कांच होता है, उसको लगा के आगे देखते हैं। और ज़रूरत पड़ती है उसकी इसलिए क्योंकि इन सब के लिए तो हम ये रेज़ नुकसानदायक नहीं है। लाइट हम सिंपल देख रहे हैं, लाइट हम यूज़ करते हैं ट्यूबलाइट में, फैंस में, सब ये लाइट में यूज़ होती है। तो ये लाइट तक तो हार्मफुल नहीं है, इसके बाद हार्मफुल हैं। गामा रे सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, उसके बाद एक्सरे है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रे है। अगर मान लो आप कहते हैं कि एक्सरे वेल्डिंग के अंदर यूज़ होती है, तो दुनिया फिर वेल्डिंग मशीन वाले के पास एक्सरे करवाने थोड़ी जाती है। इसका मतलब ये रे भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो होती हैं वो वेल्डिंग में यूज़ होती हैं। ऐसे ही माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज़ होती हैं। मतलब राडार में डिस्प्ले होता है, उस पर हम उसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो क्या होता है, माइक्रोवेव्स को हम राडार के थ्रू ट्रांसमिट कराते हैं, और वापस वो जब लौट के आती है टकरा के किसी एयरक्राफ्ट से, तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, और उस एयरक्राफ्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो कहाँ पर है। उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग किया करते हैं वो लोग। तो माइक्रोवेव्स का ये यूज़ है। अब इनके अलग अलग यूजेज हैं, वो सारे आपको यूजेस आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। एक्सरे जैसे बोन स्ट्रक्चर में यूज़ होती है, बोन स्ट्रक्चर्स की हमको एक्सरे करवानी है तो उसके लिए एक्सरे यूज़ होती है। और गामा रेज कैंसर थेरेपी में यूज़ होती है। सिंपल लाइट तो हमारे यूज़ बताई है सबको। ये रेडियो वेव्स जो होती है, रेडियो जो डिग्रीज होते हैं, तो रेडियो चैनल्स जो होते हैं, उस रेडियो चैनल के अंदर रेडियो वेव्स यूज़ होती है, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आराम से वो बहुत दूर तक जा सकती है रेडियो वेव्स। तो ये सब इसके थोड़े से यूजेस आपको ध्यान रखने हैं। देखिए एग्जांपल 8.3 में क्या है कि आपको EY की क्वेश्चन दे रखी है, E0 sin ωt + kx फॉर्म में दे रखी है। अब तो इसके अंदर हमें दे रखा है 8.3 एग्जांपल में कि EY की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में दे रखी है। ये प्लस का kx हमें ये बताता है, अगर हमें आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में आता है sin ωt - kx, जो हमें ये बताता है कि अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में वेव जा रही हो तो ये वेव की इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव x की बजाय यहाँ नेगेटिव x में होगी, क्योंकि इसको मैं माइनस इंटू माइनस लिख सकता हूँ। एक माइनस x के साथ आ गया, मतलब अगर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन की इक्वेशन हमें लिखनी है। तो इसके लिए आएगा B0 साइन सेम जो भी है, और B0 की वैल्यू हमें पता है E/B = C होता है।
तो ई नोट बाय बी नोट इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो बी नोट की जगह हम ई नोट सी बाय एप्सिलॉन या ई नोट लिख सकते हैं, बी नोट की जगह हम इसे कैलकुलेट करके ई नोट बाय सी लिख सकते हैं। सॉरी, बी नोट इधर गया, सी नीचे आया, तो ई नोट बी नोट की जगह ई नोट बाय सी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ई नोट की वैल्यू एज इट इज़ लिखते ना, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी और ये इक्वेशन बन जाएगी। ये 8.3 एग्जाम्पल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।